क्वेश्चन फिर मेरे सामने आ गया है। आर यू रेडी? क्योंकि कुछ दिनों में एक एग्जाम आने वाला है और वो एग्जाम तुमसे यही सवाल पूछेगा आंखों में आंखें डाल करके, तैयार हो? यार पहाड़ों पर चढ़ने की बात नहीं कर रहे हम लोग। हम बात कर रहे हैं गेट 2018 की, और इस 18 को फोड़ने के लिए मुझे पहले 17 से निपटना पड़ेगा। 17 के एग्जाम को करते हुए मुझे जो जानकारी मिलेगी और जो ताकत मिलेगी वो मुझे उड़ना सिखा देगी। सुपरमैन बनना नहीं, एग्जाम के क्वेश्चनों में उड़ना, ताकि हम उनके सॉल्यूशन निकाल सकें आराम से। ज़्यादा कुछ नहीं करना, कंसंट्रेशन करना है अपनी किताबों के साथ, अपनी पुरानी की हुई स्टडी के साथ, और रिवाइज करना, ताकि इस आने वाले कम से कम टाइम में हम अपनी जानकारी को दुनिया में इस्तेमाल कर सकें। और फिर एग्जाम तो हमारा ही है ना। इंडियन आई फ्लाई क्लासेस के अंदर शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से हम लोग ये सीखते हैं कि जो पढ़ाई की दुनिया है, उस दुनिया में जो हमें दिखता है, जो हमारे डर थे, वो डर है नहीं। और जैसे ही वो डर मेरे क्लियर हो जाते हैं, अचानक से दुनिया का रंग बदल जाता है और मुझे मालूम पड़ जाता है कि मेरी बाउंड्रीज खत्म हो चुकी हैं। अब कोई क्वेश्चन मुझे डराने वाला नहीं है और क्वेश्चन मुझे उलझाने वाला भी नहीं है। और अब फिर आप कहना शुरू कर दोगे कि हाँ जी, अब मेरी पढ़ाई से ना है कोई लड़ाई। और मैं अपने आप से बात करूंगा कि ये एग्ज़ाम मेरा है और मैं इसे क्वालिफाई कर सकता हूँ। क्वालिफाई करने के बाद मैं एडमिशन ले सकता हूँ आईआईटी और बड़े इंस्टीट्यूट में, ताकि मुझ में और बाकी लोगों में फ़र्क हो। क्वेश्चन नंबर 1, ये बोल रहा है कि एंजाइम कैटलाइज करता है रिएक्शन को। और कैसे करता है एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन? देखिए, एंजाइम के काम करने का तरीका है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। अगर कोई रिएक्शन बिना एंजाइम के लिए होती तो उसमें जो मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली थी, एंजाइम की वजह से वो रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, सबस्ट्रेट को उछलने कूद नहीं देता। अब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाना आसान है। अब ये सीन तो याद होगा ना कि बच्चे कैसे भागते हैं इंजेक्शन से डर करके। लेकिन अगर कोई उस बच्चे को पकड़ ले, तब इंजेक्शन लगाना आसान हो जाता है। बट बच्चे का सवाल ये है कि एंजाइम कौन है? देखिए, डॉक्टर जो काम कर रहा है वो तो कोफैक्टर वाला काम है। एंजाइम तो कोई और है, माँ, जिसने होल्ड किया हुआ है उसको, ताकि बच्चा हिले डुले ना और आराम से रिएक्शन कैटलाइज हो जाए, जैसे कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ करता है। कुछ ऐसी कहानी है एंजाइम की, जहां एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। और देखिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है एंजाइम को लेकर के, और ये पहली बार नहीं है, एंजाइम बड़ा फेवरेटल होगा, तो एंजाइम की जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं वो हमेशा याद रखनी है। जैसे कि लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, रेट ऑफ रिएक्शन को कई गुना बढ़ा देता है, 10 की पावर्स में। बड़े स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम, साइड प्रोडक्ट्स ना के बराबर बनाते हैं। बट हाँ, ये भी याद रखना है कि एंजाइम इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता। इक्विलिब्रियम को जल्दी तो बुला लेता है, लेकिन चेंज नहीं करता। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो एंजाइम में आप पढ़ते हो, इनिबिशन, एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम के कर्व्स, उनको याद कर लोगे तो ये एग्जाम में आपको एंजाइम सरप्राइज नहीं करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल प्रोटीन्स आर कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ 20 अल्फा अमीनो एसिड्स। और ये पूछ रहे हैं कि अगर डेढ़ मेरे पास पीएच है, 1.5 पीएच, तो फिर क्या होने वाला है? देखिए, अमीनो एसिड जो होता है उसमें सी अल्फा, सी ओ ओ एच, एन एच टू, आर ग्रुप और एक हाइड्रोजन लगा होता है। सभी अमीनो एसिड्स में एक कॉमन प्रॉपर्टी है। ये सी ओ एच ग्रुप और ये एन एच टू ग्रुप, ये प्रोटॉन ले सकते हैं या दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पीएच। जब मेरी पीएच बहुत लो है तो एनवायरनमेंट में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है। इतने प्रोटॉन है कि जो कोई भी प्रोटॉन लेना चाहता है वो ले लेगा। इसलिए सी ओ एच प्रोटॉन लिया हुआ मिलता है और NH2 भी प्रोटॉन लेकर के NH3 पॉजिटिव बन जाता है। तो NH3 पॉजिटिव पे मुझे प्लस चार्ज मिल गया। लेकिन अगर पीएच हो बीच की, तो दोनों ही मॉलिक्यूल आयोनिक फॉर्म में मिल सकते हैं। NH2 प्रोटॉन लिए हुए मिल जाता है और COH CO नेगेटिव की फॉर्म में। लेकिन अगर मेरी पीएच और बढ़ा दूं मैं, मतलब प्रोटॉनिक कंसंट्रेशन और लो कर दूं, जैसे जैसे मेरी पीएच बढ़ती जाएगी प्रोटॉनिक कंसंट्रेशन लो होती जाएगी। तो अब प्रोटॉन एनवायरनमेंट में है नहीं, तो प्रोटॉन जो जो छोड़ सकते हैं छोड़ देंगे। COH प्रोटॉन छोड़ करके नेगेटिव चार्ज का बन जाता है। एग्जाम में बहुत पसंद आता है इन लोगों को अमीनो एसिड्स और पीएच के रिलेशंस को लेकर के। कुछ याद हो तो मैं PI, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये बातें हैं जो रिवाइज करनी चाहिए। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि केवल NH2 और COH ग्रुप ही हैं जो अल्फा कार्बन पर लगे हुए हैं, जिसे हम अल्फा NH2 और अल्फा COH कहते हैं। कुछ अमीनो एसिड में R ग्रुप भी है जो आयनाइज हो सकता है, जैसे कि लाइसिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ये भी आप रिवाइज करोगे तो ये क्वेश्चन आपको मात देने वाला नहीं है। और इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर है ए, ओनली द अमीनो ग्रुप इज आयनाइज्ड। क्योंकि लो पीएच पर केवल NH2 ग्रुप ही है जो प्रोटॉन लेगा और NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो फीकल कंटामिनेशन को इंडिकेट करता है। देखिए, हम लोग छिची पट्टी की बात करते रहते हैं और आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि ओपन में हमें छिची पट्टी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एनवायरनमेंट में ये गंदगी फैला रहे होते हैं जो हमारी बॉडी के द्वारा किया हुआ वेस्ट है, तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल से इकोलाई जैसे बैक्टीरिया पानी में मिल जाते हैं और ये बीमारी करते हैं। यार, ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि भाई ई कोलाई जो है रिसर्च में बहुत इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बीमारी कोज नहीं करते, लेकिन रियलिटी ये है कि ई कोलाई के कुछ स्ट्रेन ऐसे हैं जो बड़े जानलेवा हैं। इसलिए जब भी कभी कुछ पानी वगैरह की हम बात करते हैं तो पानी को टेस्ट करने के लिए हम लोग कोलीफॉर्म, फीकल कोलीफॉर्म और ई कोलाई को टेस्ट करते हैं। ई कोलाई भी खास तौर से O157S7 जो कि ब्लडी डायरिया कोज करता है, खूनी डायरिया, जानलेवा बीमारी है और इसीलिए फीकल कंटेमिनेशन का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इस्चेरिशिया कोलाई। अब ये मत कहना कि यार ये जो बातें हैं सारी ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए हैं, सब पे लागू हैं। खुले में डैश नहीं करना चाहिए। इंडिट क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कौन सी ऐसा मैकेनिज्म है कि ह्यूमन पैथोजन होस्ट इम्यून सिस्टम का बेवकूफ बना सकता है। देखिए, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आते हैं और वायरसेस भी। बैक्टीरिया की बात मैं खासतौर से करना चाहूंगा यहाँ पे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सरफेस पर एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट उसके सरफेस पे प्रोडक्शन का काम करता है। इम्यून सिस्टम जब पहचानता है उसके सरफेस को पहचानता है, तो जैसे इम्यून सिस्टम पहचानता है तो वो अपने सरफेस के इन कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर सकते हैं, अपना रूप रंग चेंज कर सकते हैं और इम्यून सिस्टम कहेगा उत्तरी ये कौन सा बैक्टीरिया भाई, हम तो इसे पहचानते ही नहीं। इस तरीके से वो हमारे इम्यून सिस्टम का बेवकूफ बना सकते हैं। इंडीड ये जो चीज है ये आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले लाइपोपॉलीसैकेराइड हैं, जिनमें खास तौर से लास्ट वाले कार्बोहाइड्रेट गुच्छा जिसे हम बोलते हैं ओ स्पेसिफिक चेन, ये है जो बार बार रूप बदलता है और इम्यून सिस्टम से बचाता रहता है। ये सरफेस के जो स्ट्रक्चर्स हैं, कपड़े, दाढ़ी, अगर मैंने चेंज करता रहूं तो शक्लें तो बदलती ही रहेंगी और फिर हम बोलेंगे ओ तेरी ये कौन है, से तो हम जानते नहीं यार। इंडिड ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे इम्यून सिस्टम से बच जाते हैं उनके पास ये तरीका है एंटीजेनिक वेरिएशन का, अपने सरफेस के एंटीजेनिक वेरिएशंस का। वायरसेस भी ये काम करना जानते हैं। तो बट ऑब्वियसली जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा वो है एंटीजेनिक वेरिएशन। अब जब यहाँ टर्म आई है तो मैं बता भी दूं, सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन एंटीबॉडी में डायवर्सिटी क्रिएट करने के लिए होता है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन मतलब बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है। कंप्लीमेंट एक्टिवेशन हमारे सीरम में पाए जाने वाले प्रोटीन है जो बैक्टीरिया वगैरह को मार डालते हैं, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम के पार्ट। ये जितनी भी क्वेश्चन के अंदर टर्म्स आती हैं हमें जरूर टर्म्स टिक आउट करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन दिया गया है वायरल जीनोम का, A इज इक्वल टू 10, U इज इक्वल टू 20, C इज इक्वल टू 40 एंड J इज इक्वल टू 30। जब कभी भी यार बेसिस की बात करें और उनकी परसेंटेज दे रखी हो तो छूटते ही याद आना चाहिए चारगैफ्स रूल। और चारगैफ रूल ये कहता है कि A इज इक्वल टू होता है T, G इज इक्वल टू होता है C। मतलब प्यूरिन जो होते हैं वो पायरामिडिन के बराबर होते हैं। मतलब प्यूरिन डिवाइडेड बाय पायरामिडिन कर दूं तो आंसर आएगा 1। मतलब A प्लस G अपॉन C प्लस T इज इक्वल टू 1। चारकोफ नाम के यंग साइंटिस्ट ने हमें ये जानकारी दी थी कि न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर A बराबर होते हैं T के और G बराबर होते हैं C के, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि प्यूरिन बराबर होते हैं पायरामिडिन के। इन्हीं के काम को ध्यान में रख करके वाटसन एंड क्रिक ने अपना मॉडल डेवलप किया था। हल्के मत लेना चारकोफ रूल को, बहुत काम आता है, किसी भी फॉर्मेट में आए करने लायक होने चाहिए। बट इस क्वेश्चन में जो और खास बात है, यहाँ इन्होंने दिया हुआ है कि एडेनिन है 10 और यूरेसिल है 20। पहली बात यूरेसिल है, यूरेसिल क्या डीएनए मिलता है? तो भाई डीएनए वाले ऑप्शन तो पहले ही काट दो तुम। अब बचे आरएनए वाले। अब क्योंकि अगर कोई डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है तो जितने एडेनिन होंगे उतने ही यूरेसिल मिलने चाहिए, जितने ही साइटोसिन होंगे उतने ही ग्वानिन मिलने चाहिए। ऐसा है क्या? साइटोसिन 40 है, ग्वानिन 30 है, तो फिर ये डबल स्टैंड की स्टोरी नहीं है। फिर तो ये बचा मेरा सिंगल स्टैंड आरएनए का मॉलिक्यूल। डबल स्टैंड में ही है ये सारे रूल। ये चार्गो पर जो रूल अप्लाई होता है केवल डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स पर होता है जो कंप्लीटली डबल स्टैंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये ऐसा प्लांट हार्मोन है जो शायद हम लोग 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऑक्सिन का एग्जाम्पल है। और यहाँ ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर मुझे स्ट्रक्चर्स पता है चीजों के तो वो मुझे कितनी हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल है शिश का। ये पूछ रहे हैं कि ये किससे डेराइव्ड है, स्टिडीन से, टायरोसिन से, ट्रिप्टोफैन से या प्रोलीन से। तो देखिए, ऑक्सिन के क्लासिकल एक्सपेरिमेंट तो आपको याद होंगे ही कि जितने भी तरह के ट्रोपिज्म देखने को मिलते हैं प्लांट के अंदर उसमें कहीं ना कहीं ऑक्सिन का रोल है। 11th क्लास में भी हम लोगों ने क्वेश्चन कभी 11th क्लास में भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, अंबर वाला याद है कि हम लोग एक वैक्स की लेयर लगा देते हैं, कर्वेचर मिल जाता है मुझे क्लिप्टाइल के अंदर। ये वही सब कहानियां हैं यार, और कुछ नहीं है। ये डायग्राम है मेरा एंडोलेस्टिक एसिड का। अब मैं कहता हूं कि इस डायग्राम को और अपने अमीनो एसिड के डायग्राम को जरा ध्यान से देखो, तो क्या तुम्हें ये स्ट्रक्चर कॉमन दिखाई दे रहा है? और ये अमीनो एसिड है आपका ट्रिप्टोफैन। और इसीलिए इस एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है वहां भी मैं आराम से देख के बता सकता हूं कि कौन सा अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन। लेकिन ये सब जानकारी के लिए मुझे स्ट्रक्चर्स याद रहने चाहिए। स्ट्रक्चर्स बड़े आसान होते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है, कोरिलेशन देखना होता है। तो जब तुमने ऑक्सिन सीख लिया है तो क्यों ना साइटोकाइनिन का भी डायग्राम देख लो। साइटोकाइनिन जैसे कि काइनेटिन, जैसे कि जियाटिन
और क्या ये स्ट्रक्चर पहचान सकते हो अब तुम? ये स्ट्रक्चर, क्या ये स्ट्रक्चर एडेनिन या ग्वानिन जैसे जो प्यूरिन्स होते हैं उनकी तरह नहीं है? और इसीलिए कल अगर क्वेश्चन आ जाए कि साइटोकाइनिन किससे डराइव होता है तो फिर मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। प्लांट हार्मोन में रिलेशन जरूर देख लेना। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की रेशो टिश्यू कल्चर में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सिन हो कम तो शूट डेवलप होता है, अगर ऑक्सिन हो ज्यादा तो रूट डेवलप होता है। साथ में साइटोकाइनिन तो डले। हालांकि ये जो रेशो का पर्टिकुलर कहानी है वो 10:1 की स्टोरी है, ये भी ध्यान रखना और इस स्लाइड को एक बार ठीक से पढ़ लेना। प्लांट टिश्यू में जब भी हम कैलस की बात करते हैं तो कैलस का मतलब है अनडिफरेंशिएटेड सेल मास। जब हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों की बराबर मात्रा देंगे तब कोई भी मेरा प्लांट का टिश्यू कैलस में डेवलप होगा। ना तो ये लीफ है और ना ये भाई रूट है। लेकिन अगर मैं ऑक्सिन की मात्रा बढ़ा दूं तो रूट डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी, और अगर मैं साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ा दूं तो फिर शूट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और इसी से माइक्रो प्रोपगेशन वाली कहानी से नए प्लांट बन जाएंगे इस प्लांट टिश्यू से। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि जो मैक्रोफेजेस हैं ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया को एलिमिनेट कर देते हैं। अब ये मैक्रोफेज की बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। ये हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। जब भी कोई माइक्रोब हमारी स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर घुसेगा तो सोचेगा कि मैं तो बॉडी के अंदर आ गया, लेकिन उसे क्या मालूम कि सामने डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेज बैठे हुए हैं। मैक्रोफेज पकड़ तो लेते हैं एंटीजन को, लेकिन पकड़ने के बाद उनमें कंफ्यूजन रहता है कि यार ये मारे या ना मारे, और वो इसीलिए टी सेल से बात करते हैं और टी सेल से कहते हैं कि जी टी सेल जी, हेल्पर सेल जी, आप मुझे बता दीजिए कि इसे मारना है या नहीं। तो वो साइटोकाइन छोड़ती है और वो साइटोकाइन ही हेल्प करते हैं मैक्रोफेज की ये बताने में कि चलो भाई बैंड बजा दो इसका। इंडिड यहाँ जो एंटीजन की प्रेजेंटेशन है वो एमएससी सेकंड के द्वारा है और टी सेल पर लगा हुआ CD4, ये टी सेल है टी हेल्पर। हेल्पर टी सेल्स के पास CD4 होता है, टीसी के पास CD8 होता है। तो कहीं ना कहीं ये कहानी MSC1, MSC2, CD4, CD8 की भी है। तो जो वर्ड मैंने बोले एक बार चेक करना कि इनका रिलेशन कैसा है। टी हेल्पर सेल केवल मैक्रोफेज को एक्टिवेट नहीं करता, वो बी सेल को भी एक्टिवेट करता है कि चलो एंटीबॉडी बनाओ, और ये टी सी सेल को भी एक्टिवेट करता है कि चलो मारा मारी शुरू करो। इम्यूनोलॉजी में कुछ खास बातें ही हैं जो हमारे एग्जाम में काफी कॉमनली देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इसके आसपास की इंफॉर्मेशन को मिस मत कर जाना। क्वेश्चन नंबर 14। अब एक प्रोटीन है जिसमें 4 सिस्टीन के रेसिड्यूज, चलिए बना लेते हैं। इस प्रोटीन में मेरे पास 4 सिस्टीन के रेसिड्यूज हैं, सिस्टीन, सिस्टीन, सिस्टीन एंड सिस्टीन। और पूछा हुआ है कितने डिफरेंट तरीके से हम लोग दो इंट्रामोलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे। भाई ये सिस्टीन नंबर 1, 2, 3, 4 है। तो चलो जो फर्स्ट वाला सिस्टीन है वो या तो इसके साथ बना सकता है बॉन्ड, या इसके साथ, या फिर इसके साथ, मतलब कुल मिलाकर 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन जब भी ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो चलो पहला वाला कॉम्बिनेशन ले लो, तो ये दोनों सिस्टीन तो आउट हो गए ना अब कहानी से। अब जो बचे हुए 2 सिस्टीन है वो क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? वो तो बस आपस में तो बना सकते हैं, तो वो केवल एक ही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 1। तो टोटल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बने? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्रेटरी प्रोटीन के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे हुए राइबोसोम सिक्रेटरी प्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो प्रोटीन है ये कहां से गुजर के जाना है? माइटोकॉन्ड्रिया से, गोल्जी से, पेरोक्सिसोम से, या न्यूक्लियस से? तो देखिए स्टोरी सिंपल सी है, बैक्टीरिया की कहानी में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बैक्टीरिया में तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है और ट्रांसक्रिप्शन के साथ ही ट्रांसलेशन चल रहा होता है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड इन बैक्टीरिया। लेकिन जब हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट में राइबोसोम के यूनिट्स जैसे ही मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल के आता है वो साइटोप्लाज्म से पकड़ लेते हैं। अब वो मैसेंजर आरएनए को पढ़ के ये देखते हैं कि भाई इससे बनने वाला जो प्रोटीन है ये कहाँ जाना चाहिए। प्रोटीन के पास शब्द तो है नहीं बताने के लिए, लेकिन प्रोटीन के पास एक सिग्नल सीक्वेंस पाई जाती है। अगर वो सिग्नल सीक्वेंस बनी, जैसे हम बोलते हैं ईआर सिग्नल सीक्वेंस, तो सिग्नल सीक्वेंस को पहचान करके राइबोसोम जो कि अभी तक साइटोजोल में थे ये पहुंचेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एसआरपी नाम के एक प्रोटीन की हेल्प से, और अब ये प्रोटीन को ईआर में होना है। अगर ये सिग्नल सीक्वेंस नहीं है तो इस प्रोटीन को ये साइटोजोल में बनाते रहेंगे। साइटोजोल में वो प्रोटीन बनते हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट में जाना है, पेरोक्सिसोम में जाना है, या साइटोजोल में रहना है, या फिर वापस न्यूक्लियस के अंदर जाना है। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर वो प्रोटीन बनते हैं जिन्हें ईआर में काम करना है, या गोल्जी में काम करना है, या लाइसोसोम में जाना है, या स्टोर होना है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होना है, या फिर उन्हें सीक्रेट होना है। यहाँ हम लोग सीक्रेटरी की बात कर रहे हैं। इंडिड जब भी कभी प्रोटीन ईआर पर बनता है तो ईआर से बनने के बाद गोल्जी में जाता है, और गोल्जी का जो मेन जिम्मा है वो ये है कि प्रोटीन जितने भी बन के आए हैं ईआर से वो उन प्रोटीन को मॉडिफाई भी करता है और चेक भी करता है कि किस प्रोटीन को कहां जाना चाहिए। लेकिन जो प्रोटीन साइटोसोल में बन रहे हैं उन प्रोटीन को कहां जाना है उसके लिए अलग अलग सीक्वेंसेस होते हैं। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं क्योंकि गोल्जी वाली कहानी की, तो गोल्जी वाली कहानी में क्या स्टोरी है प्रोटीन्स को ले जाने के लिए ये थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। देखिए गोल्जी बॉडी को हम लोग कई बार पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं।
क्योंकि जो एंजाइम या प्रोटीन्स गोल्जी के अंदर आते हैं, गोल्जी उन प्रोटीन्स को पढ़ करके बता देती है कि इस प्रोटीन को जाना कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल एक नाम ले रहा हूं मैं, मैनो 6 फॉस्फेट। जिस किसी प्रोटीन के सरफेस पर मैनो 6 फॉस्फेट लगा हुआ है तो ये एक तरह का एड्रेस है। ये एड्रेस ये कह रहा है कि भाई इस प्रोटीन को, इस एंजाइम को पहुंचा दो लाइसोसोम में। और ये पहचानने का जो जिम्मा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो सबको बनाई थी, लेकिन ये एड्रेस पहचान के सही जगह पर प्रोटीन को भेजना, ये काम है गोल्जी एपरेटस का। गोल्जी एपरेटस बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। एक तरफ ये वेसिकल से प्रोटीन लेती रहती है जो ईआर में बन रहे हैं, और दूसरी तरफ उन प्रोटीन को छांट छांट के सही जगह पर भेजती रहती है। सेम वैसे जैसे पोस्ट ऑफिस में होता है। पोस्ट ऑफिस में जितनी भी चिट्ठियां आती हैं, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी उन चिट्ठियों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस चिट्ठी को किस शहर में जाना है, और इस तरीके से वो उनको सॉर्ट आउट कर देते हैं। ऐसे हम लोग बोलते हैं गोल्जी में प्रोटीन सॉर्टिंग। तो फिर तो जिस भी प्रोटीन को सीक्रेट होना है और ईआर में बनना है तो उसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है गोल्जी एपरेटस। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, ये ट्रांसफर आरएनए को लेकर के है। प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसफर आरएनए किस चीज में इन्वॉल्व नहीं है? तुम्हें याद होगा कि ट्रांसफर आरएनए के ऊपर अमीनो एसिड ऐड होते हैं, और अमीनो एसिड ऐड करने की प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग चार्जिंग। इसके लिए एंजाइम है अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए। सबसे पहले कोडोन को पढ़ने के लिए ट्रांसफर आरएनए आता है जिस पर मेथियोनिन लगा होता है। इलोंगेशन में बहुत सारे ट्रांसफर आरएनए आते रहते हैं जिस पर अलग अलग तरह के अमीनो एसिड लगे होते हैं, लेकिन टर्मिनेशन में ट्रांसफर आरएनए नहीं आता। वहां आता है रिलीजिंग फैक्टर, जो कि ट्रांसफर आरएनए जैसा होता है बट ट्रांसफर आरएनए है नहीं। आई फ्लाई क्लासेस में बिल्कुल ऐसे ही हम लोग शॉर्ट पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई ऐसे करते हैं कि हमारी सारी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और हमें फंडे भी समझ में आ जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन करने कैसे होते हैं। ये क्लासेस स्काइप पर होती हैं, व्हाट्सएप, ऑनलाइन, बहुत अफोर्डेबल क्लासेस, सप्ताह में कुछ दिन होती हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 9013902981। हम लोग कॉल करेंगे और आपको गाइड करेंगे क्लास कैसे की जाती है। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो इन्हें लाइक करना मत भूलिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बड़ी सी घंटी के साथ, और शेयर कीजिए अपने तमाम उन दोस्तों के साथ जो इस बार गेट का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। और जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं iflynetgate.com, या फिर आप मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं saplingeduTech@gmail.com। और याद रखिए हम लोग कैटलिस्ट हैं, सेम उस एंजाइम की तरह जो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करेगा आपके रिजल्ट को लाने के लिए। थैंक यू।